हेलो एवरीवन, आज में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 11वीं के प्रश्न पत्र की। देखिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इकोनॉमिक्स का आपका पेपर जो होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि सही विकल्प का चयन करके आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अर्थशास्त्र के विभाग होते हैं, अर्थशास्त्र में कितने विभाग होते हैं? 2 होते हैं, 3 होते हैं, 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं? तो राइट आंसर आपके सामने ही है कि 5 होते हैं। कितने होते हैं भाई? 5 होते हैं। ये 6 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखा है कि अर्थशास्त्र के विभाग कितने होते हैं? 5 होते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है आंकड़ों में वर्गीकरण में पहला कदम है वर्गीकरण का, सारणीयन का, विश्लेषण का, निर्वचन का। तो इसका राइट आंसर है वर्गीकरण का। क्या है राइट आंसर? वर्गीकरण का। अब यहाँ पर देखिएगा कि माध्यमिक को कहा जाता है, माध्यिका को कहा जाता है भूयिष्ठक स्थिति संबंधी माध्य, समूहीकरण या फिर औसत। तो राइट आंसर होगा बेटा औसत। क्या हो जाएगा आपका? औसत। नहीं, सॉरी, स्थिति संबंधी माध्य होगा। माध्यिका को कहा जाता है स्थिति संबंधी माध्य। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हमारे देश में नीति आयोग कब गठित हुआ था? 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी 2015, 1 अप्रैल 2015, 1 जनवरी 2016 को कब गठित हुआ था? तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। ये हुआ था, हमारे देश में नीति आयोग का गठन जो है वो 1 जनवरी 2015 को हुआ था। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015। ठीक है। अब यहाँ पर आगे देख लो भैया, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालीन वृद्धि किसकी विशेषता है? तो आर्थिक विकास की, आर्थिक समृद्धि की, धारणीय विकास की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर रहेगा आपका आर्थिक विकास। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है ना कि राष्ट्रीय आय में सतत एवं दीर्घकालिक वृद्धि किसकी विशेषता है? तो आर्थिक विकास की। किसकी? आर्थिक विकास की। वहीं हम यहाँ पर अगर बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। क्या लिखा है यहाँ पर? खालिस्तान में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका शिक्षा व स्वास्थ्य। ऐसा आप लिख दीजिएगा, इसके बीच में बा या फिर और कर देना। शिक्षा व स्वास्थ्य में निवेश मानव पूंजी का प्रमुख स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 2 दिया जा रहा है, नाबार्ड की स्थापना वर्ष खालिस्तान में हुई थी। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को 1982 में हुई थी। 12 जुलाई 1982 में। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो चीन में वर्ष खालिस्तान में ग्रेट लीव फॉरवर्ड अभियान शुरू हुआ था। 3/1962। ठीक है, 3 फरवरी 1962 को। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए ज़रा, किसी कारखाने में दूसरों के लिए कार्य करवाने वाला कहलाता है। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वो मजदूर कहलाता है। क्या कहलाता है भैया? मजदूर। ये 3 फरवरी नहीं है, इसमें सिर्फ सन दिया है 1962। और इसमें आपका हो जाएगा कौन सा? मजदूर हो जाएगा। 5वां देखिएगा, खालिस्तान वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। चतुर्थांक। चतुर्थांक वे माप हैं जो श्रृंखला को 4 बराबर भागों में विभाजित करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, सामान्य कीमत स्तर पर परिवर्तन का संकेत खालिस्तान से प्राप्त होता है। कीमत सूचांक से। कीमत सूचांक। ठीक है। यहाँ पर आप फिल इन द ब्लैंक्स देख लीजिएगा, इंग्लिश वर्जन में दिया हुआ है। अब हम देख लेते हैं बेटा सही जोड़ी। तो सही जोड़ी की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अगर हम इसकी बात करें तो इसका राइट आंसर होगा ग्रीन हाउस गैस में वृद्धि। अगर हम औद्योगिक क्रांति की बात करते हैं
तो इसका राइट आंसर होगा औद्योगिक क्रांति का राइट आंसर होगा आपका सेकंड वाले का 1955। ठीक है, ये वाला होगा इसका सामने का सामने। यहाँ पर देखिए करवे समिति, करवे समिति की, एक मिनट रुकना यार। यहाँ पर फ्लोरोकार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो जी, इसकी अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर है शी। करवे समिति की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा का हो जाएगा द्वितीयक आंकड़ा। योजना आयोग की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होगा एच। 1950 में पहले का हो जाएगा ये, दूसरे का हो जाएगा ये, तीसरे का हो जाएगा ये, फोर्थ का ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं पांचवा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है ना 2020 में, पांचवे का हो जाएगा आपका कौन सा, ये वाला, पांचवे का हो जाएगा ये। सिक्स की बात करें आंकड़ा संग्रहण, तो इसका राइट आंसर होगा गाइस प्राथमिक आंकड़े। कौन सा, प्राथमिक आंकड़े। छठवीं का ये हो जाएगा प्रत्यक्ष जानकारी, तो इसका व्यक्तित्व साक्षात्कार, सात नंबर के ही हैं ये। ठीक है, अब यहाँ पर ज़रा आप लोग देख लीजिएगा, फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं इंग्लिश के और ये इंग्लिश वर्जन के दिए हैं। ठीक है, अब ये आपकी हिंदी वर्जन की वो दी गई है। अब हम एक शब्द की अगर बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, फिशर के आदर्श निर्देशांक का सूत्र लिखना है। तो ये कुछ ऐसा होगा भाई, देखना आप, ये हो जाएगा, लिख लेना। इसके बाद सेकंड देखिएगा, कृषि क्रिया किस क्षेत्र से संबंधित है, प्राथमिक हो जाएगा। थर्ड देखें जरा आपका, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये हुई थी 2 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, मनरेगा अधिनियम कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 2009 को। काटो और जलाओ किससे संबंधित है, भूमि रेखती से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 5, आर्थिक समृद्धि का संबंध किससे है, उत्पादक से है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, रेमिनजी किस देश की मुद्रा है, चाइना। रेमिनजी किस देश की मुद्रा है, तो भाई चाइना या चीन भी लिख सकते हो। चुनाव की समस्या को आर्थिक समस्या का नाम किसने दिया है, तो रॉबिज ने, ये इंग्लिश वर्जन में दिया होगा। अब हम सत्य असत की बात अगर कर लेते हैं तो मध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है। यहाँ पर देखना, मध्यिका की बीजगणितीय विवेचना संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। हम निर्देशांक पर पूर्ण विश्वास कर सकते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। ब्रिटिश काल के कच्चे माल का आयात किया जाता है, हाँ या ना, बताओ, ये हो जाएगा गलत। पहला सही, दूसरा भी सही, तीसरा हो जाएगा गलत। 1991 की औद्योगिक नीति में लाइसेंस में ढील दी गई। 1991 की औद्योगिक नीति जो थी ना, उसमें लाइसेंस में जो है ढील दी गई थी, तो ये सत्य है या असत्य, सत्य है। वहीं बात करें मानवीय पूंजी से उत्पादन वृद्धि होती है, मानवीय पूंजी से उत्पादन में वृद्धि होती है या नहीं होती है, तो पांचवा सही हो जाएगा। भारत भौगोलिक दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है। भारत भौगोलिक जो दृष्टि है उससे दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, तो सत्य है ये। क्वेश्चंस आप लोग देख लें, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है ये कि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इकोनॉमिक्स। इसके बाद सांख्यिकी के कोई दो कारण बताइए। प्राथमिक समांक किसे कहते हैं, द्वितीय आंकड़े के क्या स्रोत हैं। यहाँ पर लिखा है कि क्लासिफिकेशन, व्हाट इज द मीन बाय क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा, या फिर समांकों के वर्गीकरण से क्या आशय है। इसके बाद आगे देखिएगा, ये देखिए समांतर माध्य का खंडित
श्रेणी सूत्र क्या है, बारंबारता वितरण क्या है समझाइए। इसके अथवा में दिया है कि आपका भूगिष्ठिक कोई 2 गुण लिखिए। अपकिरण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे के क्वेश्चंस की तो देखिए ज़रा, ये लिखा हुआ है लॉरेंजिन वक्र के कोई 2 गुण लिखिए। बाजार अर्थव्यवस्था का अर्थ बताइए। तृतीय क्षेत्र के उदाहरण लिखिए। नागपुर योजना क्या है। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि निर्धनता रेखा क्या है। मौसमी बेरोजगारी से आप क्या मतलब आशय है। ग्रामीण विकास से क्या आशय है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है, इसको अथवा में दिया है कृषि विवरण से क्या आशय है। मानव पूंजी निर्माण के स्रोतों को लिखना है आपको। इसके अथवा में दिया है औपचारिक क्षेत्र एवं अनौपचारिक क्षेत्र का अर्थ स्पष्ट करना है। प्राथमिक एवं द्वितीय समानक में अंतर स्पष्ट करना है। इसके अलावा आपको आगे देखते हैं, रेखा चित्र प्रदर्शन की सीमा लिखिए। प्रमाप विचलन किसे कहते हैं। प्रमाप विचलन कि कोई 2 दोष लिखना है। अपकिरण के उद्देश्य लिखना है इसके अलावा आपको। एंड आप क्वेश्चन नंबर 18 में है कि आधारिक संरचना किसे कहते हैं, इसका क्या महत्व है। पर्यावरण शांति के प्रमुख कारणों का उल्लेख लिखिए। सन 1958 में प्रारंभ में किए गए चीन के ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या आपको करनी है इसमें। इसके अलावा हम आगे के क्वेश्चंस भी देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए इसके अथवा में दिया भारतीय अर्थव्यवस्था की कोई 3 विशेषता आपको लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है निम्नलिखित वितरण में माध्यिका मूल्य की परिगणना आपको करनी है। ठीक है, ये दिया है 4 नंबर का क्वेश्चन। आगे देखिएगा, सह संबंध के विभिन्न प्रकारों के संक्षेप में लिखना है, समझाना है। इसके अथवा में लिखा है निर्देशांक की रचना के 4 मुख्य चरण आपको बताने हैं। भारत में क्वेश्चन नंबर 22 देखना पहले। भारतीय ब्रिटिश शासन का भारतीय शासन मतलब अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा है। आर्थिक नियोजन के 4 लाभ लिखना है। भारत के निजीकरण के उपाय बताने हैं। अथवे में दिया है भारत में विश्व व्यापीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों के नाम बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखना आप लोग, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पे चलिए ये हो चुका है। भारत में निजीकरण के उपाय, भारत में विश्वीकरण को प्रेरित करने वाले घटकों के लिखना है। हो गया, चलिए ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे मैम पेपर लीक कर रही हैं, पेपर यही आएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं ये कुछ क्वेश्चंस निकाले गए हैं बहुत सारी पुस्तिकाओं से। ये कोई पेपर लीक नहीं है। पेपर लीक कैसे हो सकता है, कॉमन सेंस लगाओ, कोई कुछ भी बोलेगा मानोगे क्या, नहीं। ये एक ऐसा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स का संग्रह है जिसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करी हैं और उसी फॉर्मेट से पेपर तैयार किया है। ठीक है, तो हम ये समझ सकते हैं कि हमने उसी तरीके से पेपर को फॉर्मेट किया है ताकि आप लोगों को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन पेपर मिल सके। होप सो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। तो कल के लिए ऑल दी बेस्ट। एंड ये कोई पेपर लीक बिल्कुल भी नहीं है, मैं बहुत क्लियरली बता दूं, क्योंकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। पेपर कभी लीक नहीं होते हैं, बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो पेपर फिर से होते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको पेपर मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत कॉमन सी बात है। आप लोग ये फालतू बातें मत किया करें कमेंट में कि पेपर लीक ना भाई, पेपर लीक नहीं। ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर हैं जो आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे। दैट्स इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। कोई प्रॉब्लम रहती है तो बता दिया करो यार, कॉमेंट सेक्शन ऑन है आपका। ओके, थैंक यू।